Hello everyone, this is your political science class for BA second year. As you know हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में भी यही सिस्टम अडॉप्ट है, यहाँ पर एक कैबिनेट होती है और प्रधानमंत्री होते हैं। सेम ब्रिटेन में भी है, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्स्ट मंत्रिमंडल या कैबिनेट ये होता क्या है इसको देखेंगे। सबसे पहले डाइसी की एक डेफिनेशन है या कोटेशन है इनके बारे में, उसे रीड करेंगे। यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में ही निहित है। While every act of the state is done in the name of the crown, the executive government of England is the cabinet. सारे काम शासन के, ठीक है, सम्राट के नाम पर होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर, लेकिन जो एक्चुअल पावर है वो किसके पास है? कैबिनेट के पास है। कैबिनेट मीन्स मंत्रिमंडल, जिसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब देखिए इसका ब्रिटिश शासन में बहुत महत्व है, ठीक है, मंत्रिमंडल और कैबिनेट का। क्यों? क्योंकि एक्चुअल पावर का यूज़ मंत्रिमंडल ही करता है और सम्राट सिर्फ एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, ठीक है, और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिमंडल है। ओके, जो आपको इस क्वेश्चन से भी क्लियर हो गया है। ओके, फर्स्ट अब हम समझते हैं कैबिनेट होती क्या है। कैबिनेट का आशय उस राजनीतिक कमेटी से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है, ठीक है। जितनी भी कार्यपालिका शक्ति हैं वो कैबिनेट में ही होती हैं, लेकिन उसका यूज़ वो कैसे करेंगी? प्रधानमंत्री की लीडरशिप में। ओके, लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर पोस्ट प्रदान किया जाता है और प्रधानमंत्री सिद्धांतः संसद सदस्यों में और व्यवहार में समानता अपने ही राजनीतिक दल के संसद सदस्यों में से ही अपने सहयोगियों का चुनाव करता है। मतलब जो कैबिनेट बनती है वो कैसे बनती है? प्रधानमंत्री खुद बनाता है उसको, वो खुद डिसाइड करता है। नॉर्मली वो जो उसकी पार्टी के मेंबर होते हैं उन्हें ही कैबिनेट में मेंबर अपॉइंट करता है। ओके, अब इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी हैं, जैसे जो प्रेसिडेंट है उसकी वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता, जो रियल एग्जीक्यूटिव है उससे प्रेसिडेंट अलग रहता है ना। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है, दोनों आपस में रिलेटेड हैं। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व मीन्स जो कैबिनेट है वो अपने काम के लिए पूरे ग्रुप रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। गोपनीयता का सिद्धांत, गोपनीयता क्या होता है? चीज़ों को छुपा कर रखना, है ना, तो वो भी हो जाता है क्योंकि सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल का गठन। मंत्रिमंडल बनता कैसे है ये तो मैंने आपको बता दिया, इसको प्रधानमंत्री बनाते हैं, ठीक है। वो जो कुछ लिख कर देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस नेम को अनाउंस कर देता है पूरी पार्लियामेंट के सामने और वही लोग अपॉइंट होते हैं। करते तो एक तरह से प्रेसिडेंट है, लेकिन वो सब किसकी परामर्श से करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो जो चाहते हैं वही लोग कैबिनेट के मेंबर बनते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में मेनली दो दल हैं, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है मजदूर दल और सेकंड अनुदार दल, ठीक है। इन दोनों का यही सिस्टम है कि जो कैबिनेट बनेगी वो किस तरीके से बनेगी? जो प्राइम मिनिस्टर चाहता है वही लोग मेंबर बन जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है? हम सब लोग वोट डालते हैं, ठीक है, सारी जनता वोट डालती है तभी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है। और फिर जो बहुमत दल का नेता होता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, प्रेसिडेंट, उन्हें ही प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर देते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों की सूची सम्राट को देता है और सम्राट के द्वारा फिर उनके नामों की घोषणा की जाती है। इसी तरह से कैबिनेट बन जाता है, ठीक है। अब हर कैबिनेट में 4 मंत्री लॉर्ड सभा के होते हैं, जो उच्च सदन होता है, ठीक है। ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐसा होता आ रहा है। तो पूरा ओवरऑल जो सिस्टम है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है? प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। कैबिनेट के जो मेंबर हैं उनकी संख्या निश्चित करना, उनके स्तर निर्धारित करना, उनमें विभागों का वितरण करना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। ओके, नेक्स्ट मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लोग जनरली इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है।
ठीक है। डिफरेंस कैसे है, जो आपका मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, वो मंत्री परिषद का ही एक पार्ट है। मंत्री परिषद में आप देखोगे करीब 70 से 90 मेंबर होते हैं और इसी के कुछ मेंबर 18 से 22 तक के मेंबर्स को हम कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। मेनली सारा काम कैबिनेट ही करते हैं, ठीक है। तो मंत्री परिषद का ये सिर्फ एक पार्ट ही है कैबिनेट, लेकिन ज़्यादा पावर किसके पास होती है, कैबिनेट के पास, ओके। अब इनके डिफरेंस को देखते हैं। आकार संबंधी भेद, साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है मंत्री परिषद, उसका साइज़ बड़ा होता है और उसी के कुछ मेंबर 18 से 22 मेंबर मंत्रिमंडल में होते हैं, कैबिनेट में होते हैं, ओके। नेक्स्ट पोस्ट डिफरेंस, पद संबंधी भेद। दोनों का दूसरा मेन डिफरेंस जो है वो इसी का है, पोस्ट संबंधी। कैसे, समस्त राजनीतिक कार्यपालिका को मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसमें कई श्रेणियों के सदस्य होते हैं। उसमें जो सबसे टॉप लेवल के मिनिस्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, कैबिनेट। फिर सेकेंड लेवल पर वैसे मंत्री आते हैं जिनके विभाग से रिलेटेड वर्क होता है, तब वो लोग एक्टिव होते हैं। फिर अन्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, संसदीय उपसचिव, जूनियर लॉर्ड और संसदीय निजी सचिव, ओके। इस प्रकार मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्री परिषद का मेंबर होता है, ओके। नेक्स्ट, वेतन संबंधी अंतर, पे गैप। दोनों के बीच में पेमेंट का भी गैप होता है। आप देखोगे प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको एवरी ईयर 1,63,418 पाउंड दिए जाते हैं, ठीक है। और जो मंत्रिमंडल हैं उनके सदस्यों को कितना दिया जाता है, 1,70,979, ओके। और अन्य जो मेंबर हैं उनका वेतन मंत्रिमंडल के सदस्यों की तुलना में लगभग 50% होता है, मीन्स आधा, ओके। मेनली जो सबसे ज़्यादा सैलरी है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है, फिर उसके बाद कैबिनेट के मिनिस्टर की, और कैबिनेट के मिनिस्टर से हाफ सैलरी अन्य मेंबर को दी जाती है। नेक्स्ट, कार्य और शक्ति संबंधी अंतर, वर्क एंड पावर डिफरेंस। दोनों का ये महत्वपूर्ण अंतर है। आप देखोगे जितना भी मेनली वर्क और पावर होती है वो किसके पास होती है, कैबिनेट के सदस्यों के पास होती है, ठीक है। उपयुक्त भेदों के बावजूद भी इन दोनों की राजनीतिक कार्यपालिका के अंग हैं। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र न केवल मंत्रिमंडल वरन समस्त मंत्री परिषद का त्यागपत्र समझा जाता है। इतना डिफरेंस होने के बाद भी अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपना त्यागपत्र दे दिया, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, तो सबको देना पड़ेगा, पूरी मंत्री परिषद को, काउंसिल ऑफ कैबिनेट को रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पावर एंड फंक्शंस ऑफ कैबिनेट, मंत्रिमंडल के कार्य तथा शक्तियाँ। सम्राट की सभी शक्तियों का उपयोग कैबिनेट ही करती है, ठीक है, जिसके बारे में सर जॉन मैरियट कहते हैं ये एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यंत्र घूमता है। अब इसमें बहुत सारे इनकी शक्तियां हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव वर्क, कार्यपालिका संबंधी कार्य। मंत्रिमंडल की ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिमंडल जो कैबिनेट है वही रियल एग्जीक्यूटिव है और इस रूप में उसके द्वारा व्यापक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, टू डिटरमाइन नेशनल पॉलिसी। जो राष्ट्रीय नीति होती है उसको कौन बनाता है, कैबिनेट ही बनाती है, ठीक है। आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभाग द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी, ये सब काम किसी का है, कैबिनेट का। और जो राष्ट्रीय कार्यपालिका है उस पर जो सर्वोच्च नियंत्रण है, मतलब सबसे ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका है, वो भी कैबिनेट का ही है। और सब में काम को बैलेंस बना रहे, विभागों में ठीक तरह से बंटवारा हो जाए काम का, तो वो सब काम भी इन्हीं के होते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट वर्क, व्यवस्थापन संबंधी कार्य। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल न केवल प्रशासनिक कार्य करता है वरन विधि निर्माण के क्षेत्र में भी संसद का नेतृत्व और पथ प्रदर्शन करता है, मतलब गाइड करता है। संसदीय शासन में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के एकीकरण के कारण मंत्रिमंडल का संसद से अविच्छिन्न संबंध रहता है। अविच्छिन्न मीन्स जो अलग नहीं किया जा सकता। मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति निर्धारण करता है वरन शासन की सर्वोच्च शक्ति और कार्यक्रम को
क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण भी करता है। मीन्स जो भी पॉलिसी है वो अच्छे से चले, उसका जो काम है, रूल्स बनेंगे, है ना, नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, तो वो सब काम भी किसका है? कैबिनेट का ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल वर्क। राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण अर्थात बजट का निर्माण भी कौन करेगा? मंत्रिमंडल ही करेगी। बजट वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर की देखरेख में किया जाता है, किंतु बजट का मूल प्रस्ताव और आधार मंत्रिमंडल द्वारा ही निश्चित किया जाता है। ठीक है, बनाया तो ये फाइनेंस मिनिस्टर की देखरेख में जाएगा, लेकिन जो इसका मूल प्रस्ताव और आधार होता है वो कैबिनेट ही डिसाइड करती है। मंत्रिमंडल को लोक सदन के बहुमत का जो समर्थन प्राप्त होता है, उसके कारण किसी भी टैक्स या अनुदान की मांग में कोई कटौती लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती। जैसे कि आपको पता है प्रधानमंत्री को सब लोग वोट दे के बनाते हैं, है ना, तो उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, तो कुछ भी काम उनकी परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अदर वर्क, अन्य कार्य क्या क्या है इनके पास? इतनी पावर होते हुए भी जो राजा का क्षमा का विशेष अधिकार है, राजा किसी को माफ़ कर सकता है ना, उसकी सज़ा को कैंसिल कर सकता है, तो उसका भी यूज़ कैबिनेट ही करती है। ठीक है, और राज्य द्वारा जो उपाधियों का वितरण किया जाता है, जो टाइटल्स दिए जाते हैं, वो भी प्रधानमंत्री के परामर्श से ही प्रेसिडेंट कर सकता है। मीन्स इन्हें ही एडवाइस का पूरा राइट होता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश सम्राट द्वारा देश और विदेश में जो अपॉइंटमेंट की जाती हैं वो भी इन्हीं की परामर्श से होती है। मतलब ये लोग बताएंगे कि किसे अपॉइंट करना है, वही करेंगे। ठीक है, वास्तव में मंत्रिमंडल के अधिकार और कार्य बहुत ही व्यापक हैं और वह उन सभी कार्यों को करता है जो वैधानिक दृष्टि से प्रेसिडेंट के अधिकार में आते हैं। वर्तमान समय की प्रवृत्ति मंत्रिमंडल को और अधिक शक्तियाँ तथा कार्य प्रदान करती है। ओके, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम वहाँ की प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने फुल फोकस कैबिनेट पर रखा था, अब नेक्स्ट क्लास में हम प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।